जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम आधुनिक इतिहास को देख रहे हैं और आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, इस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है। तो पिछली दो कक्षाओं में आपने देखा कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी भारत में आ रही है, जिसमें आपने पहले पुर्तगाली को देखा और अभी हम पुर्तगाली में ही चल रहे हैं। पुर्तगाल के 3 गवर्नरों को देखा, जिसमें आपने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और फिर उसके बाद अल्बुकर्क को आपने देखा और नुनो डी कुन्हा के विषय में जाना। आज हम आगे आई कक्षा को बढ़ाते हैं। तो आप देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज है, जब इस दौर में यानी अगर देखा जाए तो 15वीं-16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय कंपनी भारत में आ रही है, तो उस समय पूरे विश्व में साहसी नाविकों के द्वारा विभिन्न देशों को खोजा जा रहा था, यानी उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये उपनिवेशवादी युग के प्रारंभ का बिंदु है, यानी प्रारंभ का समय है। तो आप देखिए, इसमें इसी दौरान आप देखिएगा भारत की खोज के बारे में जो प्रश्न की जाती है, तो भारत की खोज किस परिप्रेक्ष्य में हुई थी आपने इस कक्षा में जाना, यानी वास्को डी गामा के द्वारा की गई। इसी तरह अमेरिका की खोज की गई, तो उसी के दौर का समय है, तो ये कोलंबस के द्वारा किया गया। तो आप जानते हैं कोलंबस जो है मूल इतालवी व्यक्ति था, यानी इतालवी मूल का व्यक्ति था, जबकि स्पेन की सरकार ने उसे प्रायोजित किया था। तो यहां पर जानिए, कोलंबस स्पेन का निवासी था, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, और यदि मूल निवासी पूछे तो इटली होगा, जैसा प्रश्न पूछे। जबकि अमेरिका जो नाम पड़ा वो अमेरिगो वेस्पुगी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। आगे आई ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक के द्वारा की गई। तस्मानिया या न्यूजीलैंड जो है वो, जिसको पहले कहा जाता था वान डी मैंस लैंड कहा जाता है, तो उसकी खोज तस्मान के द्वारा की गई थी। तो यहाँ आइए कुछ फैक्ट्स को और लिख लिया जाए। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री, जानते हैं आप। कोलंबस स्पेन, इटली भी ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। देखिए, कैप्टन कुक ब्रिटिश और तस्मान हॉलैंड या इसको नीदरलैंड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी के जो लोग थे जिनका सेटलमेंट हुआ, इसको हम डच के रूप में जानते हैं, डच के नाम से जानते हैं। तो अब आइए हम फिर अपने विषय पर लौटे। तो आपने इससे पूर्व फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में जाना, जो प्रथम गवर्नर होकर पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर था। अब दूसरा देखिए अल्बुकर्क है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम है। तो पुर्तगाल को साम्राज्यवादी शक्ति बनाने का श्रेय इसे ही दिया जाता है। तो वास्तविक संस्थापक यदि पुर्तगाली साम्राज्य का पूछे तो वो कौन होगा? अल्बुकर्क, ठीक है। यह कट्टरपंथी ईसाई था, यानी फंडामेंटलिस्ट था, यानी ऑर्थोडॉक्स था ये, और इसका उद्देश्य था धर्मांतरण कराना, मतलब यहाँ ईसाई धर्म को ये प्रमोट करने के लिए आए। तो देखिए, इसी के कारण, इसी से अगर देखा जाए पुर्तगाली कंपनी के कार्य शैलियों से ही प्रभावित होकर प्रारंभ में जब अंग्रेज इसे अपना उपनिवेश बनाते हैं, या भारत में जो प्रारंभिक दौर पे जो विस्तार कर रहे हैं वो व्यापारी के रूप में, तो आप गौर कीजिएगा तो तत्काल ईसाई मिशनरी का प्रवेश नहीं दिया गया, बल्कि यह बाद के अधिनियम में, इसको 1813 के अधिनियम और ऑनवर्ड ईसाई मिशनरी का प्रचार हुआ है। तो फिर हम ये अधिनियम, ब्रिटिश अधिनियम आए हैं तो उसमें देखेंगे। तो देखिए, ईसाई मिशनरी के प्रचार के लिए इसको भेजा गया था, और यहाँ देखिए रोम के पोप ने इसी कारण इसका समर्थन किया। तो आप गौर जब कीजिएगा, जब आप पूरे विश्व के पूर्वी भाग, मतलब यूरोप के पूर्वी भाग में आपने देखा वेनिस का आपने नाम सुना, जो कि क्या इटली का एक शहर है वेनिस। तो वेनिस से मतलब रोमन साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो रोमन साम्राज्य में इटली के पोप का वर्चस्व था ईसाई धर्म पर, तो उसी ने इसको भेजा था धर्मांतरण कराने के लिए, मतलब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। आज भी क्या है कि इब्राहिमी कल्ट के लोग, जैसे जिनके ओरिजिन यदि इब्राहिम हुए हैं, यानी इब्राहिमी कल्ट मतलब ऐसे कल्ट है जिसमें दीक्षा दिया जा सके, यानी उसको धर्मांतरित किया जा सके। जैसे कहा जाता है इस्लाम है इब्राहिमी कल्ट का, और फिर दूसरा अगर देखें ईसाई भी है इब्राहिमी कल्ट का, यानी उसी के ये लोग संतति ही माने जाते हैं। आज आप अगर इजराइल और यरूशलेम की चीजों को देखिए या फिलिस्तीन के क्षेत्र को देखिए, तो वहां जो विवाद है यही धार्मिक विवाद है,
और इसी क्षेत्र से धर्म युद्ध ईसाई और इस्लाम के बीच चलता है, जिसको क्रूसेड का नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन देखिए हिंदू धर्म जो है वो दीक्षा में विश्वास नहीं करता। बाद के काल में दयानंद सरस्वती के द्वारा आज समाज की जब स्थापना होती है 1875 में, तो भारत में भी ईसाई धर्म के प्रभाव को रोकने के लिए या इस्लाम के प्रभाव को रोकने के लिए हिंदू धर्म में भी रिवाइवलिस्ट के रूप में यानी पुनरुत्थानवादी के रूप में दयानंद सरस्वती आए और इन्होंने भी शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसको आप आधुनिक भारत में पढ़िएगा। तो यहाँ इब्राहिमी की कल्ट है, यानी ये लोग अपने धर्म में लोगों को मतलब धर्मांतरण करवाते हैं। तो यही ईसाई धर्म के धर्मांतरण के लिए अल्बुकर्क को रोमन के पोप का सहयोग प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि बाइबिल और सलीब यानी ईसा मसीह जिस पर सूली पर लटके थे, जो आप देखिएगा पोंटियस ने उनको पकड़वा दिया था या फिर वहां के जो गवर्नर थे जिसको सूली पर लटका दिया गया ईसा मसीह को, तो वही देखिएगा सलीब होता है। ईसाई लोग एक देखिएगा ईसा मसीह के जो मतलब मृत शरीर है उन्हीं का एक वो अपनी आकृति पहनते हैं उसको, तो सलीब उसी को सलीब कहा जाता है। और बाइबिल ये दो लेकर प्रवेश किए थे इस क्षेत्र में, यही इनका उद्देश्य था प्रवेश करने का। ऐसे पैसा कमाना नहीं था, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये व्यापारिक के दृष्टिकोण से आए थे, यानी ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए यहाँ पर यह हिंदू यानी अल्बुकर्क ने हिंदू या मुस्लिम महिलाओं के साथ से अपने लोगों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता था। यानी अल्बुकर्क जो अपने सैनिकों या जो उसके साम्राज्य में रहने वाले पुर्तगाली लोग थे वो प्रोत्साहित करता था कि वो स्थानीय हिंदू या मुस्लिम महिलाओं से विवाह करके अपने संतति को आगे बढ़ाए, यानी पुर्तगालियों की संख्या में इजाफा करे। अब देखिए इसने सती प्रथा पर भी रोक लगाई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि अगर किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो अब यहाँ पर देखिए हम बहुत सी चीजों को जानेंगे। हम अगर तुलनात्मक रूप से देखें, देखिए इतिहास अध्ययन तुलनात्मक रूप से हो तो ज्यादा यह दिमाग में स्थिर रहेगा। ऐसे हम अलग अलग जगह पढ़ लेते हैं इस चीज को और फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं तो वहां तो एक साथ आपको पूरा सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ आइए हम एक बता रहे हैं आपको सती प्रथा के दौर में क्या क्या हो। तो सती हिंदू धर्म में एक कुरीति के रूप में जानी जाती है, जिसमें आप यदि आधुनिक काल तक देखिएगा, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक के या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा आंदोलन चलाए गए या फिर बहुत से धर्म सुधार आंदोलन हुए अगर 19वीं 20वीं शताब्दी में, तो उस दौरान सती प्रथा पर कुठाराघात किया गया। सबसे बड़ा योगदान राजा राममोहन राय का माना जाता है, जिन्होंने सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। तो अब यहाँ हम देखेंगे आधुनिक काल में, लेकिन जो प्राचीन काल से देखा जाए कि सती पर क्या विभिन्न धर्म ग्रंथ अभिलेख या फिर समय काल क्रमानुसार किस किस प्रकार से सती को प्रतिबंधित करने का विभिन्न शासकों ने प्रयास किया है। ऐसे देखा जाए तो भारत में जब यूरोपीय कंपनी आई थी तो उस समय उसके अगर 200-400 साल या 500 साल को लिया जाए, ये पिछले 500 साल को लिया जाए तो देखा दिल्ली सल्तनत का युग रहा और मुगल काल का युग रहा। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की इस कुरीति को रोकने का प्रयास किया। यद्यपि देखा जाए तो बहुसंख्यक, ये सल्तनत काल को देखिए तो बहुसंख्यक हिंदुओं पर अल्पसंख्यक मुस्लिम शासकों द्वारा शासन किया जा रहा था। तो हिंदू धर्म के अंदर क्या कुरीति है इसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रयास कुछ अगर देखा जाए तो विद्वान शासकों ने या फिर जो प्रशासक के रूप में रिफॉर्मर के रूप में उभरे, दिल्ली सल्तनत के हो या मुगल सल्तनत के, मुगल काल के, तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया ये इस कुरीति को दूर करने के लिए। तो सती प्रथा क्या होता है कि जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है यानी उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की चिता के साथ ही जिंदा उसे चिता पर बैठाकर या सती करवा दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो ये एक बहुत विभत्स अगर देखा जाए तो ये रीति है जिसको जो हिंदू समाज में राजपूत काल से देखा जाए तो वो प्रारंभ हुआ है। तो इसका पहला यदि उल्लेख कहीं बोलेगा, कहीं ऐसा आप साक्ष्य बताइए जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख हुआ है, तो वो कब हुआ है? देखिए पहला उल्लेख एरन अभिलेख में हुआ है। तो एरन अभिलेख कब का है तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एरन अभिलेख जो है गुप्त काल का अभिलेख है। तो अब यदि आप गुप्त काल को देखिए एरन अभिलेख यानी भानुगुप्त जो शासक थे उस समय एरन अभिलेख में इनका उल्लेख हुआ है। तो उसके सेनापति या सैनिक कहा जाता है भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती
होने का प्रमाण सबसे पहले कौन देता है? एरन अभिलेख देता है। तो ये कहां है? भानुगुप्त का, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है एरन, तो ध्यान में रखिए इसको। अब आइए हम गुप्त के विषय में जाने, तो थोड़ा सा परिचय इसमें प्राप्त कर लीजिए। आप ध्यान से सुनिए, अगर आप सुनिएगा तो ज्यादा इसमें इजी महसूस कीजिएगा, इतिहास सुनने की चीज है। तो यहां पर आप गौर कीजिए, तो गुप्त काल, यदि हम गौर करें तो गुप्त काल, अगर गुप्त काल को लीजिए तो गुप्त काल को दो भागों में आप बांट के अध्ययन कीजिएगा। तो एक जो है प्रारंभिक गुप्त हो गए, प्रारंभिक गुप्त जो मूल गुप्त शासक हुए, और दूसरे जो गुप्त शासक हुए वे उत्तर गुप्त माने जाते हैं, उत्तर गुप्त। तो प्रारंभिक गुप्त का यदि हम देखें कालखंड, तो यदि गुप्त साम्राज्य गुप्त काल को ही संपूर्ण रूप से देखा जाए तो यह है 319 से लेकर 550 तक। देखिए गुप्त काल जो है एक विवादित कालखंड इतिहासकारों के लिए रहा है। तो आप गौर कीजिए इससे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। तो 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने वास्तविक रूप से देखा जाए तो गुप्त वंश की स्थापना की, लेकिन यदि गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो वो श्रीगुप्त को माना जाता है, जिनका कालखंड शुरू होता है आप देखिएगा 240 से 280 तक का। लेकिन इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि नहीं धारण की थी। और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले जो होते थे जिमींदार होते थे या सामंत होते थे उस समय। तो यहां देखिए 319 में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा एक गुप्त संवत भी प्रारंभ किया गया। तो प्रश्न आता है गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 319 और 320 से ईस्वी। देखिए एडी में चल रहा है, ये ईस्वी में चल रहा है सर। तो 319, तो ये प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न क्या क्या बन सकता है? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। अगर उनके उत्तराधिकारी के रूप में पूछा जाए तो घटोत्कच गुप्त, लेकिन ये लोग सामंत और जिमींदार के रूप में थे। लेकिन जो महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसीलिए 319 में देखा जाए तो गुप्त संवत का प्रचलन करवाया। और अब फिर आगे आइए, अब इसमें देखिए हम यहाँ इससे जो संबंधित चीज है उसको देखेंगे। तो यहाँ गुप्त में अगर चंद्रगुप्त प्रथम को लिया जाए और अंतिम शासक यदि इसमें स्कंद गुप्त को लिया जाए, स्कंद गुप्त, तो ये गुप्त वंश से यहाँ महान गुप्तों का दौर समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो होते हैं उत्तरवर्ती गुप्त शासक प्रारंभ होते हैं, जो कि कहा जाता है कि वे मूल रूप से इस वंश से संबंधित नहीं थे, बल्कि मगध या फिर मध्य प्रदेश के बहुत से क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों पर 5 जगहों पर गुप्तों का अपना अपना समानांतर राज्य स्थापित हुआ था। एकीकृत शासन प्रणाली स्कंद गुप्त तक ही रही, उत्तर गुप्त में इसको देखने को नहीं मिलता है। इस समय साम्राज्य 5 से 6 भागों में विभक्त हो गया था। लेकिन फिर भी इतिहासकार अगर गुप्त पीरियड को देखा जाए तो 319 से लेकर 550 तक मानते हैं। और अंतिम यदि शासक पूछे, अंतिम गुप्त शासक, तो वो विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त। तो इसको ध्यान में रखिए। फिर यदि गुप्त वंश पढ़ाया जाएगा एंशिएंट में तो आप उसमें फिर इस लेक्चर को देख सकते हैं, आप पुनरावृत्ति वहां उस समय हो जाएगी। तो पहला सती का प्रमाण जो मिला वो कब मिला? एरन अभिलेख में, और सेनापति या भोजराज की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। और ये कहा? भानुगुप्त के एरन अभिलेख के द्वारा। तो यहाँ आप आइए, फिर यदि हम दूसरा देखें, ऐसे तो देखिए अगर सामूहिक रूप से किसी घराने में राजपूत वंशों में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के काल को लिया जाए या सल्तनत काल को, तो बड़े पैमाने पर जब जैसे चित्तौड़ का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र को देखा जाए, गुजरात का देखा जाए, फिर रणथंभौर का अभियान खिलजी का देखा जाए, तो इस समय स्थिति यह हुई थी, हारने के उपरांत राजपूत जो स्त्रियां होती थी वो सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थी। इस घटना को जौहर कहा जाता था, याद रखिएगा जौहर। ये जौहर भी एक प्रकार से सती का ही रूप है, जो कि ये भी कुरीति ही मानी जाएगी। तो यहां पर देखिए कई लेखक इसको शौर्य का काम समझते थे। अब जैसा हो, देखिए दूसरे शासक जो देखा जाए मोहम्मद बिन तुगलक, ये इनका अगर देखा जाए तो ये इससे प्रश्न जो आता है, इनका मूल नाम था मलिक फखरुद्दीन जौना खां, जौना खां। इसका नाम ध्यान में रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या है? मलिक फखरुद्दीन जौना खां। और इनका यदि कालखंड देखा जाए तो ये देखिए कालखंड बहुत फेमस कालखंड है, 1325 से लेकर 1351 ये कालखंड है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें इसके 4 महत्वपूर्ण अभियान हुए हैं। तो यहां देखिए अगर दिल्ली सल्तनत का सबसे सर्वाधिक पढ़ा लिखा अगर कोई सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कहा जाता है कि मेडिसिन
यानी चिकित्सा विज्ञान, औषधि विज्ञान या फिर ज्योतिष, मैथमेटिक्स आदि अनेक विषयों का फारसी, अरबी आदि का ये ज्ञाता था मोहम्मद बिन तुगलक। और आप जानते होंगे लैनकुल नामक इतिहासकार ने इसी के विषय में लिखा था कि सुल्तान में कुछ पागलपन का अंश था। तो पागलपन का अंश का मतलब ये रहा कि इससे लैनकुल का कहना है कि 4 इसके जो अभियान हुए, जो देखिए क्या राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान, या फिर आप देख सकते हैं क्या मध्य एशिया में जो ये फरगना के आसपास का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा करने के लिए सैनिकों को अग्रिम वेतन देना, या फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो ये सभी जिसके मोहम्मद बिन तुगलक के एक बहुत ही साहसिक ये कदम थे, लेकिन वो तमाम इसके अभियान जो है असफल सिद्ध हुआ, जिसके कारण इसको काफी क्षति उठानी पड़ी, जिसके कारण लैनकुल ने इसे कहा है कि सुल्तान में कुछ पागलपन का अंश था। फिर हम देखेंगे कंप्लीट जब पढ़ाई होगी इसकी तब। अब देखिए क्या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला यह दिल्ली सल्तनत का शासक था, लेकिन इसका प्रयास जो है असफल रहा। फिर आगे आई फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक आप जानते ही हैं, इसको कहा जाता है सल्तनत काल का अकबर। याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा है सल्तनत काल का अकबर, और इसका अगर कालखंड दिया है देखा जाए तो ये है 1391 से लेकर 1388 के बीच में। और आप जानते हैं कि इसी के काल में 1333 में इब्न बतूता जो था मोरक्को का यात्री था, यानी अफ्रीकी यात्री, ये इसके काल में आया था, जिसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। बाद में यह वहां से गायब हो गया और फिर मतलब सुल्तान के विरुद्ध में कुछ लिखा है इसने, और सुल्तान इसके रक्त का प्यासा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक का ये कालखंड है, और यह पहला दिल्ली सल्तनत का निर्वाचित शासक बना था, मतलब ये इलेक्टेड था। तो अब ये फिर पढ़ाने के वक्त में बताया जाएगा। और इसे दिल्ली काल का कहा जाता है, क्या अकबर कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसने 100 से ज्यादा शहरों का निर्माण कराया था, याद रखिए, जिसमें हमको 5 से 6 शहर काम के होते हैं, जैसे फिरोजाबाद, फिर अगर देखा जाए तो फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली के क्षेत्र में था, आप फिरोज शाह कोटला मैदान के रूप में भी जानते हैं उसको, इसकी स्थापना इसी ने की थी। हिसार हरियाणा में जो है इसकी स्थापना की थी। फिर उत्तर प्रदेश में जौनपुर अपने चचेरे भाई जौना खां के नाम पर इसकी स्थापना किया था। तो इसका यानी 100 से प्लस शहरों का ये निर्माण करवाया था, या बहुत से इसके पीडब्ल्यूडी अगर देखा जाए तो सल्तनत काल में इन्हें इसी ने शुरू करवाया था, नहरों का निर्माण किया था। तो फिर हम पढ़ने के दरमियान देखेंगे तो सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध लगाने वाला सुल्तान जो था वो फिरोज शाह तुगलक था। तो प्रश्न ये बनता है सती प्रथा पर सबसे पहले किस सुल्तान ने, ये दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने प्रतिबंध लगाया? तो इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया लेकिन यह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस समय सफल हुआ था। चलिए आगे आइए। फिर चौथा देखिए हम क्या बाबर के विषय में जानते हैं। आप जानते हैं 21 अप्रैल 1526 को आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पानीपत के युद्ध में हार गया। ये 21 अप्रैल 1526 का डेट है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो जब बाबर की जो रचना थी जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाबरनामा है, तुजुके बाबरी, बाद में बाबरनामा में इसका अनुवाद हुआ। तो बाबरनामा जो हम कहते हैं फारसी में है, तो जो अगर देखा जाए तो बाबरनामा में खुद बाबर लिखता है कि चंदेरी का जब युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध देखिए 1526 में आप देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, और 27 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा कहते हैं, ये राजपूताना के थे, राजस्थान के थे, और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई, और बाबर उसी विजय के उपरांत गाजी की उपाधि धारण किया था। तो आप आगे फिर आगे देखिए चंदेरी का जब युद्ध होता है तो ये देखा जाता है मेदिनी राय एक शासक था, मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें मेदिनी राय पराजित हो जाता है और बाबर विजय हो जाता है। तो बाबरनामा में बाबर ने स्पष्ट लिखा है कि मैंने पहली बार जौहर को देखा था, जौहर होते हुए देखा था, कहां? मेदिनी राय के किले में। जब मेदिनी राय के किले में ये प्रवेश किया बाबर, तो वहां की जितनी राजपूतानी स्त्रियां थी, राजपूत स्त्रियां थी, वो
जौहर कर ली, सामूहिक रूप से जौहर कर ली, तो बाबर ने बाबरनामा में पहली बार जौहर को देखा। तो आप ध्यान में रखिए, अगर प्रश्न पूछ सकता है बाबर ने पहली बार जौहर करते हुए कहां देखा, तो या तो आप मेदिनी राय के किले में या फिर चंदेरी के युद्ध के समय, याद रखिए। फिर आइए, फिर दो और महत्वपूर्ण जो पड़ाव है सती प्रथा के संदर्भ में, उसकी हम फिर चर्चा करते हैं। आइए अगले शासक को देखिए। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा भी सती प्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, सिकंदर शाह या कहेंगे सिकंदर भी लिखा जाता है, 1300 इसका 89 से लेकर 1379 से लेकर 1413 तक का इसका कालखंड है। और ये क्षेत्रीय शासक है। किसके शासक है ये देखिएगा, सिकंदर शाह कश्मीर के शासक है। और इसकी उपाधि थी बुत सिकन, याद रखिएगा, बुत सिकन की उपाधि धारण किया था। और कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, यानी ऐसे अमानवीय कृत्य पर इस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, जबकि यह कहा जाता है यह काफी क्रूर शासक था, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, जैनुल आबदीन 1420 से लेके 70 तक इसका कालखंड है। और इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और ये देखिए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था एवं सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया था। ये नहीं लगाया नहीं था बल्कि हटा दिया था। तो याद रखिए, कथन में क्वेश्चन दे सकता है क्या कि निम्न में कौन कथन सही है या असत्य या सत्य के को चुनने के लिए, और जिसमें ये आपको लिख देगा था जैनुल आबदीन के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, तो नहीं बल्कि सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगाने वाला कौन था, सिकंदर शाह। तो आप ध्यान इसको रखिएगा, क्योंकि देखिए क्या है, ये उदार शासक के रूप में हिंदुओं के धर्म की रीति रिवाजों में दखल नहीं देता था। तो देखिए गौ हत्या हिंदुओं के लिए बहुत ही मतलब अधार्मिक है, तो इसलिए यह प्रतिबंध इस पर लगा दिया। तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया, जबकि राजपूत शासकों के कारण सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया, ये ध्यान रखिए। और यहाँ आठवां देखिए, आधुनिक काल में विलियम बेंटिक, यहाँ 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक है। और राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। धारा 17 या नियम 17 के द्वारा विधवाओं को सती करना अवैध घोषित कर दिया गया। यानी आप रखिए, विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को नियम 17 की तहत अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये नियम 17 याद रखिए, और नाम याद रखिए विलियम बेंटिक का, और राजा राम मोहन राय का नाम याद रखिएगा, तो इससे प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो अच्छा, एक दूसरा एक अंतिम जो आप जिस पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में, तो यहाँ पर अल्बुकर्क का भी नाम आता है। अल्बुकर्क के पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तो इस तरह आप देखिए, आपने अगर देखा जाए तो 9 शासकों के बारे में उसका अध्ययन किया, और आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल क्या है कि ज्यादा पढ़ा जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बार बार पढ़ा जाए। तो हम आइए फिर एक बार रिवीजन करते हैं, और आप की पॉइंट याद कीजिए। आप याद ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली शासक अबूबकर के समय सती प्रथा प्रतिबंधित कर दिया गया था। पहला उल्लेख जो है एरन अभिलेख में मिला था, भानुगुप्त का अभिलेख है, उत्तर गुप्त का अभिलेख है, और ये 510 ईस्वी का अभिलेख है। ध्यान रखिएगा, इसमें सती का पहला उल्लेख किया गया। तीसरा देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा असफल प्रयास किया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रथम बार सफल प्रयास हुआ था, यानी प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने इसको प्रतिबंधित किया था, यानी सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। बाबर के द्वारा जो सामूहिक रूप से राजपूत स्त्रियों का जला लेना यानी जौहर करने को देखा गया था। कब देखा गया था? चंदेरी के युद्ध के समय 1528 में बाबर ने अपने बाबरनामा या तुझके बाबरी में इसका उल्लेख किया है, ध्यान रखिए इसको। छठा देखिए, अकबर के द्वारा भी अगर हिंदुओं के इस कुरीति पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर यहाँ पर आप सिकंदर के बारे में जान ही गए हैं, कश्मीर का शासक है, और यहाँ जैनुल आबदीन इससे प्रतिबंध हटा दिया था सती प्रथा से, और विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में प्रतिबंधित किया गया, और यह हमेशा के लिए स्वतंत्र भारत में भी प्रतिबंधित है। तो आप इस तरह इन चीजों को आप सती प्रथा को कंप्लीट आप देखिए। अब किसी भी प्रकार से प्रश्न होगा तो 98% आप उसका हल कर लीजिएगा। 2% इसलिए कि अब हो सकता है नवीन क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो यहां लेकिन आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। अब आइए अगला
हमें पुर्तगाली अभियान को देखते हैं। तीसरे गवर्नर को, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, 1530 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र बनाया। यानी 1530 के पहले पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र कोचीन था, ध्यान रखिएगा इसको। और नीनो डी कुन्हा ने ही पुर्तगाली का केंद्र किसको बनाया? गोवा को बनाया। जोआ दा कास्त्रो, एक गवर्नर आया था, जोआ दा कास्त्रो। ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा में बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। तो यहां पर देखिए, आप पहले ही जानते हैं कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जब यहां पर अल्बुकर्क आया था तो उसी समय मिशनरियां तेज कर दी थी धर्मांतरण को। तो उसी में जोआ दा कास्त्रो एक कड़ी के रूप में काम किया और वह हिंदू मंदिरों को गोवा में तोड़ने का आदेश दिया। तो प्रश्न आ सकता है ये खासकर यूपीएससी का पैटर्न है, वो एक यात्रा करता है। अगर उसी प्रश्न को देखिएगा तो वो आगे या समसामयिक घटनाओं से जोड़कर प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो हो सकता है ये पूछा जा सकता है भविष्य में। अब नजर आप वर्ल्ड एटलस पर डालिए तो ये हम जानते हैं ये अफ्रीका का भाग है और ये जो क्षेत्र है अरब का क्षेत्र है, ये भारत का क्षेत्र है। तो उस समय के यदि भारत को देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान का भी क्षेत्र है, यानी कराची वगैरह यहाँ आप देख सकते हैं। अगर इसको वर्ल्ड एटलस पे जाके आप देखें तो ज्यादा समझ में आएगी। और यह क्षेत्र है फारस की खाड़ी का क्षेत्र है, यानी पर्शियन गल्फ है। ये क्षेत्र देखा जाए तो पर्शियन गल्फ है, ध्यान रखिएगा, फारस की खाड़ी। तो यहाँ पर आप मस्कट को देख सकते हैं, यहाँ ओमान को देखा जा सकता है और यहाँ यमन की स्थिति है। तो इसका अवलोकन आप करें। इसी के कारण आप अगर किसी भी इतिहास से अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अन्य की कक्षाओं को यदि आप पढ़ते हैं और उसके पूरी अवधारणा से परिचित होना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ल्ड एटलस को आप पढ़ें। इसी के कारण हमने पहले ही वर्ल्ड एटलस से का एक प्लेलिस्ट बना दिया है और जाके वहां पर मतलब 10-10 मिनट का स्लॉट है, ये छोटे छोटे कालखंडों में दिया हुआ है वो। तो आप 10 मिनट, 8 मिनट का है, 15 मिनट का है, मैक्सिमम तो लगता है ज्यादातर 10 मिनट का ही होगा। तो उसका आप धीरे धीरे अध्ययन करें और वहां जाके आप प्लेलिस्ट में देखें कि अरब यानी वेस्ट एशिया के क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र है और उसकी स्थिति यानी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक की स्थिति किस प्रकार है, उसको एटलस में देखने की कोशिश करें। फिर भी यहाँ प्रयास किया गया है। यहाँ देखिए ओमान है, यहाँ यमन है और ये मस्कट है आपका, ये है पर्शियन गल्फ है। तो यहाँ पर देखिए क्या, ये पूरा क्षेत्र पर्शियन गल्फ है। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि उस समय की समकालीन स्थिति क्या थी। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये अदन की खाड़ी है और ये है हरमुज की खाड़ी। आप ये इस चीज को देख लीजिए यहाँ। और इस क्षेत्र में आइए, ये भारत है, भारत में देख रहे हैं ये गोवा है, गोवा जो कि पुर्तगाली साम्राज्य का भाग हो चुका है। और ये जो है अगर इस तट को लीजिएगा तो ये पश्चिमी तट है आपका, ये अरब सागर है। तो अरब सागर पर जहां आपने देखिए पुर्तगाली आधिपत्य हो चुका है यहाँ पर और ये क्षेत्र गोवा का क्षेत्र है। तो इसी से आप सीमांकन कर सकते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य का विकास से किस ओर तक हुआ है। अब यहाँ यदि आइए आप तो आगे यदि आप बढ़ते चले जाइए तो यहाँ पर आप ये जलीय क्षेत्र में ये देखेंगे। आप जैसा जानते हैं कि पुर्तगाली जो थे जल शक्ति उनकी काफी मजबूत थी, यही अंग्रेजों से भी ज्यादा मजबूत था, डचों से भी मजबूत था। तो जल शक्ति मजबूत होने के कारण यह जलीय क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए थे। अब धीरे धीरे इनकी शक्ति घटती है और उसकी जगह डच और अंग्रेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए। आगे अगर आप देखिएगा तो ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है और इंडोनेशिया का ये देखिए मलक्का क्षेत्र है। मलक्का क्षेत्र में यहाँ पे ये बोर्नियो है द्वीप में। अब यदि आप वर्ल्ड एटलस को देखिए तो यही कालीमंतान है इंडोनेशिया का, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपको मलक्का ये इंडोनेशिया का क्षेत्र, जावा, सुमात्रा, बाली, इन तमाम द्वीपों साथ होते हुए ये मलक्का के क्षेत्र तक आपको ये इसका रेखांकन किया जा रहा है। तो इसका सीमांकन आप समझिए, इंडोनेशिया बहुत से द्वीपों का समूह है। तो ये जो क्षेत्र है ये अगर पूरे संपूर्ण क्षेत्र को देखा जाए तो ये मसाला द्वीप के रूप में विख्यात है। आप देखिए जावा, सुमात्रा या फिर अपने दक्षिणी भारत को ये देखा जाए तो ये यहाँ की जो आबो हवा है यानी मतलब यहाँ की जो जलवायु दशाएं है वो मसाला उत्पादन के लिए काफी अनुकूल है। तो ये भी क्षेत्र इंडोनेशिया का, ये सुमात्रा, जावा, ये सब है मसाला द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो एक्चुअल जो डच आए थे या फिर भी यूरोपीय व्यापारी आए थे वो व्यापार के क्रम में मसाला ही खरीदने आए थे।
आप देखिएगा प्राचीन काल से यहाँ जो है लौंग, इलायची, ये दालचीनी यानी मतलब मसाला द्वीप के रूप में ये विख्यात है, तो ये इसको मसाला द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो डच इस पर ही आधिपत्य करना चाहते थे, उनका अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट भारत के इस क्षेत्र में नहीं था और यहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा थी। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर गौर कीजिए, मलक्का जो था पुर्तगालियों के अधीन था, तो मलक्का का आप क्षेत्र देख लीजिए, ये मलक्का का क्षेत्र है, डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया, यानी मलक्का जो पुर्तगाली के अधीन था उसे डचों ने छीन लिया और इन्हीं भागों के सहारे डचों ने इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया एवं मसाला व्यापार पर भी अधिकार कर लिया। आगे यदि आप देखिएगा तो डच जो छिटपुट अगर कारखाना जो उनके खुले हुए हैं, यानी उनकी फैक्ट्री जो थी, ये गोदाम थे, जैसे पटना यूनिवर्सिटी भी देखिएगा वो डच ही शैली में बनी हुई है, डच का कारखाना ही था वो। तो पटना, कलकत्ता, हुगली, चंदन नगर, यानी डचों ने भी अपना भिन्न भिन्न जगह दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अपना व्यापारिक केंद्र खोला। तो बाद में आप देखिएगा कि अंग्रेज से ये अपने तमाम में जो कोठी है वो बेच के ये चले जाते हैं मसाला द्वीप, इंडोनेशिया के क्षेत्र में ही ये जाके अपना सेटलमेंट यानी यहीं पर स्थापित करते हैं, अपनी कॉलोनी यहीं स्थापित करते हैं मसाला द्वीप पर। अब यहाँ पर आइए आप हरमुज की खाड़ी, अब इस क्षेत्र को देख रहे हैं आपने, मलक्का क्षेत्र को देखा, अब हरमुज की खाड़ी आई। तो हरमुज की खाड़ी अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र है, ये फारस की खाड़ी के पास है। तो यहाँ भी आधिपत्य किसका था? पुर्तगालियों का था। तो पुर्तगाली से देखिए, पुर्तगाली से अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी के पास से हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो ये दो जो क्षेत्र थे, मलक्का क्षेत्र थे और हरमुज का क्षेत्र था, ये दोनों जो जलीय क्षेत्र थे जिस पर नियंत्रण करके वैश्विक बाजार को कंट्रोल किया जाता था, तो ये पुर्तगालियों से छीन के अब किसके पास? डच और अंग्रेज के पास चले गए। और आप एक चीज देखिए, अदन की खाड़ी के पास जो है, अदन की खाड़ी अगर आप देख रहे हैं यहाँ, ये अदन की खाड़ी है, ये अफ्रीका का भाग है, देखिए यहाँ अरब का भाग, अरब प्रायद्वीप है दोनों के, ये संकरी क्षेत्र में आप देखिएगा ये अदन की खाड़ी है, यहाँ इसी जगह स्थित है। तो अदन की खाड़ी पे पहले से ही ब्रिटिश प्रभाव था। तो अब अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में यानी अरब सागर के क्षेत्र में अब अंग्रेज शक्तिशाली हो गए और इन्होंने अपने नौसैनिक शक्ति का विकास किया। और आप जानते हैं कि नौसैनिक शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। और आप जैसा आप जानते होंगे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, वो भी एडमिरल थे। तो राजघराने से एक परंपरा थी इंग्लैंड में कि हर एक लोग नौसेना में जाए, तो ये एडमिरल आप ध्यान रखिएगा, वो एडमिरल थे, मतलब एडमिरल नौसैनिक सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो। तो यहाँ पर आप देखिए ब्रिटिश से नौसेना शक्तिशाली हो गई। अब इस क्षेत्र पर इनका प्रभाव स्थापित हो गया। तो आप देखिए पुर्तगाली से छीना गया क्षेत्र कौन था? मलक्का। किसने छीना? डचों ने छीना। और हरमुज जो क्षेत्र था वो किसने छीना? अंग्रेजों ने छीना। और अंग्रेज का इस क्षेत्र पर पूरा प्रभाव होगा। अब देखिएगा फिर आगे स्वाली और बेदरा को देखेंगे। पहले हम डचों को पढ़ेंगे, फिर स्वाली और बेदरा को देखा जाएगा, फिर इस प्रकार हम फिर ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। फिर अगली कक्षा में हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, एक दो बार इस वीडियो को देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।